प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमो प्रणाम। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशीं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और इस तृतीय प्रकरण में हम हस्तन भूतकाल क्रियापद इस क्रियापद का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्रियापद के किस प्रकार रूप होता है वो हम लोग ने देखें। अब कुछ संधि के नियम है, उस संधि के नियम को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रथम नंबर संधि के नियम इस प्रकार से हैं कि स्वर के बाद ह्रस्व स्वर के बाद अगर ह्रस्व स्वर के बाद पद के अंत में रहे हुए ग, अण और न हो, ये तीनों तीन कहाँ होना चाहिए? पद के अंत में होना चाहिए। उसके पूर्व में क्या होना चाहिए? तो उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ह्रस्व स्वर अगर जब बोला जाए तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? अगर देखा ह्रस्व स्वर कितने हैं तो 5 ह्रस्व स्वर हैं। कौन से? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रु और ह्रस्व लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर है। तो ये 5 ह्रस्व स्वर के बाद अगर पद के अंत में ग आता हो या तो ण आता हो या फिर न आता हो तो फिर क्या होता है? और उसके बाद भी और एक सिचुएशन है कि उसके बाद भी अगर कोई स्वर आता हो, उसके बाद अगर स्वर हो तो फिर ये ग, ण और न इसका द्वित्व होता है। द्वित्व अर्थात डबल हो जाता है। यानी जो ये अगर पद के अंत में ग हो तो फिर और एक ग हो जाता है। पद के अंत में अण हो तो उसका फिर से क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। तो ये एक संधि के नियम है कि पद के अंत में अगर ग हो, ण हो, न हो और उसके पहले अगर ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद अगर कोई भी स्वर हो तो स्वर कितने हैं? तो 14 है। तो ये 14 स्वर उसके अगर बाद आए तो फिर क्या होता है कि ये ग, ण, न द्वित्व होता है। अभी अभी उदाहरण के स्वरूप में कुछ उदाहरण देखेंगे। उसके पहले ऐसे भी कुछ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ उदाहरण ऐसे भी बन सकता है, जैसे कि पद के अंत में न हो, इसका कुछ उदाहरण यहाँ पर ले। जैसे कि यहाँ पर लेंगे कि आसन। आसन किसका रूप है? आसन किसका रूप है? अस धातु का अन्य पुरुष बहुवचन में। अस धातु का अन्य पुरुष बहुवचन में क्या आया यहाँ पर? आसन।
ये पद के अंत में क्या है, न है कि नहीं, न है। उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर है। कहां, तो दंत स में रहा हुआ अ, ये अ क्या है, ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद मान लीजिए यहां पर आसन अत्र, मान लीजिए इस प्रकार से आया, आसन प्लस अत्र, तो पद के अंत में न है तो न है, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व स्वर है, उसके बाद अगर कोई स्वर आया है तो अ क्या है, स्वर है कि नहीं, स्वर है। तो फिर क्या होगा, तो ये न जो है ये न द्वित्व हो जाएगा, यानी और एक न आ जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर एक आसन तो था ही, क्या था, आसन था, उसके बाद और एक न, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अत्र का अत्र। अब इन तीनों को यहाँ पर जोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ, हाँ न, ये दूसरा न उसके साथ अ जुड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नत्र, यानी क्या हो जाएगा, आसन्नत्र। तो इसी प्रकार से कि ये तो एक न वाला उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखे, उसी प्रकार के पद के अंत में ग हो, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता हो तो वहां पर ग का द्वित्व होगा। उसी प्रकार अगर पद के अंत में अणा हो, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, और उसके बाद भी अगर स्वर आता हो तो फिर वहां पर अणा का द्वित्व होगा। उदाहरण के स्वरूप में कुछ यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रथम नंबर यहाँ पर उदाहरण एक यहाँ पर दिखाई देता है कि उदंग अस्ति, उदंग अस्ति, ये उदंग, ये ग कहाँ है, पद के अंत में है। उदंग में के ग के पहले ह्रस्व स्वर है तो है, कहाँ है, द में रहा हुआ अ, कौन सा ह्रस्व स्वर आया है, अ आया है, ये अ आया है, क्या आया है इसमें, अ आया है, और यानी ग के पहले अ है और उसके बाद स्वर आया है, तो अस्ति का यहाँ पर अ, ये भी स्वर है, तो फिर क्या होगा, इस ग द्वित्व होगा, यानी संधि क्या होगी, उदंगस्ति, क्या हो जाएगी संधि, उदंगस्ति। उसी प्रकार प्रत्यंग आगच्छति, क्या है यहाँ पर, प्रत्यंग आगच्छति, ग पद के अंत में है तो है, उसके बाद ह्रस्व स्वर है तो है, कौन सा ह्रस्व स्वर आया है, अ, और उसके बाद और स्वर आया है, क्या स्वर आया है, आगच्छति का आ, तो भी क्या होगा, ग का द्वित्व, यानी क्या हो जाएगा, प्रत्यंगाच्छति, प्रत्यंगाच्छति। उसी प्रकार यहां पर कुंग इच्छति, कुंग, तो ये कृंग इच्छति, तो कृंग में ये क्या, ग पद के अंत में है, उसके पूर्व में स्वर ह्रस्व स्वर है तो है, कौन सा ह्रस्व स्वर है, उ ह्रस्व स्वर है, उसके बाद स्वर आया है, क्या आया है, इच्छति का ई, यानी यहां भी क्या होगा, द्वित्व होगा, यानी कृंगिच्छति, कृंगिच्छति, इस प्रकार से। हाँ जी बोलिए, A80 क्या प्रश्न है, जी गुरुजी, प्रत्यम प्लस आगच्छति में गुरुजी हमने जब किया तो ग का लोप हो गया, लोप नहीं हुआ, द्वित्व हुआ, क्या बोला गया यहाँ पर, द्वित्व हुआ है, लोप कहाँ हुआ है, नहीं गुरुजी, द्वित्व तो आ का हो गया, आगच्छति है ना गुरुजी, तो ये प्रत्यम गाच्छति हुआ, नहीं समझ में आया, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया। हाँ तो समझ में क्या, समझ में नहीं आया, गुरुजी अ का द्वित्व हो चुका है, ड का अंग का द्वित्व हुआ है, अ का किसने बोला कि अ का द्वित्व करना है, ग का द्वित्व हुआ गुरुजी, तो इसलिए तो यहाँ पर डबल लिखा गया, यहाँ पर ये क्या लिखा गया, डबल लिखा गया है कि नहीं, एक नीचे भी लिखा है कि नहीं, जी गुरुजी, इसलिए तो वो क्यों लिखा गया, क्योंकि डबल किए हैं। जी गुरुजी, फिर आप यहाँ पे आप गच्छति था कुछ, तो वो गमला वाला घर तो मतलब नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं है।
तो गमला वाला यहाँ पर गच्छत, हाँ यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, हाँ ये मिस प्रिंटिंग है, ये यहाँ पर एक क्या होगा, एक ग होगा, सही बात है। हाँ यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर एक ग होगा, ये ग का यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है, हाँ, आ मुझे गच्छत। लगता है नहीं होता, क्यों नहीं? नहीं, वहां पर वो मिस प्रिंटिंग है, वो बात सही है कि दित्त, इसका तो ये दित्त हुआ है, आ गच्छते में ये जो ग है, ये ग का यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ग आएगा। जी हाँ, अब तो क्लियर ओके, बाकी सारे म्यूट कर दीजिए। समझ में आ गया। ओके, धन्यवाद। चलिए, ये तो गांव का देखे, उसी प्रकार और कोई उदाहरण मिले तो आप लोग को यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए, दूसरा उसी प्रकार के पद के अंत में अड़ा हो, तो पद के अंत में अड़ा हो तो उसी प्रकार देखिए, ऊपरन ऊपरण अटति, एक्चुअल ये भी पद के अंत में न था, न का अण हो चुका है। क्यों हो चुका है न का अण? क्योंकि आगे रॉ है ना, इसलिए ये रॉ है इसलिए नहीं, नियम नहीं है, क्या है, है। क्या कह रहे हैं, र स रु वर्ण और न के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालव्य श और दंत स को छोड़कर कोई भी अक्षर हो तो उसका न का क्या होता है, अण होता है। तो इस नियम से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये न का अण हो चुका है, यानी यहाँ पर अण का उदाहरण देखेंगे के ऊपराण अटति, तो पद के अंत में अण है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद स्वर आया है, तो अटति का स्वर यहाँ पर आया है, तो फिर क्या होगा, तो ये दित्त होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऊपराण नाटति। दूसरा अतिवाण रुसभ, तो इसमें भी स्वर हर्ष स्वर के बाद पद के अंत पे अण है, उसके बाद स्वर आया है, तो यहां भी डबल होगा, यानी अतिवर्ण रुसभ। तीसरा उसी प्रकार सुगण एच्छत, तो क्या हो जाएगा, सुगण नेच्छत। हाँ जी, A48 क्या प्रश्न है? बताएंगे सारे उत्क्रांति प्रत्यय। हाँ जी, अर्थ अभी नहीं, अर्थ बाद में आएगा। ये सारे मध्यमा की है कि प्रांग किसका रूप है, प्राच, जब प्राच का यहां पर रूप करेंगे तब वहां पर प्रांग आएगा। फिर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष उदच उसका रूप वहां पर, और वो सारे अर्थ हम लोग देखेंगे मध्यमों में, अभी अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं ये शब्द देखने को भी नहीं मिलते ना, है। वो दिशावाची है, जब हम मध्यमा में करेंगे तब ऐसे शब्द देखने मिलेगा, कम है। चलिए, अब आगे इसी प्रकार 9 वाला यहां पर देखें, तो 9 वाला अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए गच्छन इह, तो गच्छन, तो इसमें पद के अंत में 9 है, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर है, तो है क्या है, ह्रस्व स्वर अ, उसके बाद स्वर आया है क्या है, स्वर ई, तो फिर क्या होगा यहाँ पर, गच्छन्निह, गच्छन्निह। कोई इसका संधि विच्छेद फिर गलत कर देते हैं, क्या गलत कर देते हैं, गच्छन न इह, अगर ऐसे कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अ वर्ण और ई वर्ण दोनों साथ में मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन वहां तक ए तो हुआ नहीं, इह हुआ है, यानी एक्चुअल संधि ये है कि गच्छन इह, ये गच्छन्निह हुआ है। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे वीरमन एव, तब वीरमन एव, तो इसी का देखिए म के अंदर अ है, ह्रस्व स्वर है, उसके बाद स्वर आया है, यानी क्या हो जाएगा, वीरमन्नेव, क्या हो जाएगा यहां पर संधि, वीरमन नेव। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे कि वदन ओतुहु, तो यहां भी ह्रस्व स्वर के बाद यानी न आया है पद के अंत में, उसके बाद ओ यानी स्वर है, तो इसका भी दित्त होगा, तो क्या होगा, वदन्नोतु, अर्थात कि पद के अंत में ग अण न हो और उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो और उसके पश्चात यानी उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता हो तो ग अण और न इसका द्वित्व होता है, अर्थात डबल होता है। ये एक संधि का नियम। दूसरा एक यहां पर संधि का नियम देखेंगे
कि त वर्ग जब तालेबश्य या च वर्ग के साथ जुड़ता है तो उसके स्थान का मतलब तब त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है। यानी आपको एक साइड में इस तरह से कर लेना है कि त वर्ग कितने हैं, 5 त वर्ग है। कौन कौन से? त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग है। अब क्या बोला गया है कि त वर्ग के साथ जब तालेबश्य या तो च वर्ग, तालेबश्य और च यानी तालेबश्य और च वर्ग यानी कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य, अर्थात च से लेकर कहां तक? य तक। यानी कुल कितने हुए? 6। तो ये 6 जब इसके साथ जुड़ता है, किसके साथ? तो के साथ नहीं, सभी के साथ। यानी तो वर्ग के साथ ये 6 अगर जोड़े तो फिर क्या होता है? तब त वर्ग के स्थान पर यानी तालेबश्य और च वर्ग का कोई फेरफार नहीं होता है। फेरफार किसका होता है? तो ये त वर्ग का होता है। ये त वर्ग का क्या हो जाएगा? तो च वर्ग होगा। इसका मतलब अगर त के साथ इन 6 में से कोई भी जुड़े तो त के स्थान पर च होगा। क्या होगा? च, क्योंकि त वर्ग के प्रथम अक्षर है। तो उसी प्रकार च वर्ग के प्रथम अक्षर क्या है? च। थ के स्थान पर क्या होगा? छ होगा। क्यों? क्योंकि थ ये त वर्ग का द्वितीय अक्षर है, दूसरा अक्षर है, इसलिए छ वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होगा? छ। द ये त वर्ग का कितने में अक्षर है? तीसरा। तो फिर यहां पर द के जगह क्या होगा? ज होगा। ध ये त वर्ग का कितने में अक्षर है? चौथा। तो यहां पर च वर्ग का चौथा अक्षर क्या है? झ। तो फिर यहां पर झ होगा। न ये त वर्ग का 5वां अक्षर है, तो उसके स्थान पर यहां पर च वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होगा? य। यानी त वर्ग जब तालेबश्य और च वर्ग के साथ जुड़े यानी 6 में से कोई भी आए, त के बाद 6 में से कोई भी आए तो त के स्थान पर च होगा। थ के बाद इन 6 में से कोई भी आए तो थ के स्थान पर छ होगा, द के स्थान पर ज होगा, ध के स्थान पर झ होगा और न के स्थान पर य होगा। ये एक नियम है। उदाहरण के स्वरूप में यहां पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि उदाहरण एक जो बुक में या तो यहां पर एक प्रख्यात एक उदाहरण है, वो है इस प्रकार से, अरक्षत शीलम, अरक्षत शीलम। तो इस नियम से क्या हो जाएगा? पद के अंत में त वर्ग है, तब पद के अंत में यहां पर त वर्ग है कि नहीं, वो पहले नियम के अनुसार देखिए कि पद के अंत में त वर्ग होना चाहिए। तो पद के अंत में त वर्ग है तो है। अरक्षत ये पद के अंत में त वर्ग है। उसके बाद तालेबश्य या च वर्ग, इन 6 में से कुछ आया है? क्या है? तालेबश्य आया है। तो फिर क्या होगा? तो त वर्ग के स्थान पर च वर्ग यानी त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। यानी संधि क्या होगी इसकी? इस नियम से अरक्ष त की जगह च कर देंगे, यानी क्या होगा? अरक्षच शीलम। ये इस नियम से हुआ, लेकिन ये भी संपूर्ण संधि नहीं हुई है। इसके बाद और एक नियम लगने वाला है। क्या नियम लगने वाला है वो बाद में, लेकिन अभी के नियम के अनुसार यहां पर क्या होगा? त वर्ग के स्थान पर क्या होगा? च वर्ग, यानी त था तो त के स्थान पर क्या होगा? च होगा। उसी का कुछ उदाहरण यहां पर हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहां पर अवदत
श्रावकः, अवदत् श्रावक। तो पद के अंत में क्या है? त है। और उसके बाद 6 में से कुछ आया है तालवश, या तो च वर्ग में से कुछ क्या आया है? तालवश। तो श्रावकों में कहा तालवश है? तो इसका जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा। स प्लस र प्लस आ, तो क्या होगा? श्रा होता है। तो क्या आया है? तो के बाद तुरंत तालवश आया है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो संधि क्या होगी? अवज। यहां पर भी एक मिस्टेक है, यहां पर एक द रह, यहां पर द रह गया है। यहां पर क्या हुआ? अवदच्छ श्रावक। यहाँ अवच श्रावक हो गया ना, इसको चेंज कर लीजिएगा, बीच में एक द आएगा। क्या आएगा? अवदच्छ श्रावक। ये एक उदाहरण। दूसरा, यहां पर उसी प्रकार च के साथ हम लोग देखेंगे। अचौरयत चौरह। तो पद के अंत में क्या है? तो है। उसके बाद 6 में से कुछ आया है? क्या आया है? च आया है। तो इसीलिए इस तो का क्या हो जाएगा? च। तो फिर यहां पर संधि क्या होगी? अचौरत चौरह, अचौरयच चौरह। उसी प्रकार यहां पर अब थ का उदाहरण देखेंगे। तो थ का उदाहरण यहां पर अगर तो का ही और एक उदाहरण देख लेते हैं। अपठयत छात्रः, अपठयत छात्रः। इसके बदले अपठयत के बदले अपठत कर देना है, यहाँ य को निकाल देना है। अपठत छात्रः, तो फिर क्या होगा? अपठत छात्रः, क्योंकि ये अपठयत यहाँ पर नहीं होता, अपाठयत होता है। क्या अगर वो पेरक वाला लें तो अपाठयत होता है, इसीलिए ये नहीं, इसको य को यहां से क्या करना है? निकाल देना है। क्या करना है? अपठत छात्र, तो उसका क्या होगा? क्योंकि तो है तो का च हो जाएगा, यानी क्या होगा? अपठत छात्रः। दूसरा उदाहरण तो यहां पर देखेंगे। अखिलद झटिति, अलिखद झटिति। अलिखद यानी किसका? एक्चुअल अलिखत ही था, फिर एक नियम आया है उसके पहले। कौन सा? कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा होता है, इसलिए तो का क्या हो चुका है यहाँ पर? द। तो द के हिसाब से यहाँ पर हम लोग देखेंगे अलिखद, तो द कितने में अक्षर है? तीसरा। तो द के स्थान पर क्या होगा? ज होगा, इसीलिए संधि क्या हुआ? अलिखद झटिति। उसी प्रकार यहां पर देखिए, कसायान जयति। पद के अंत में क्या है? न क्या है? तो वर्ग है कि नहीं? ये पद के अंत में तो वर्ग है। उसके बाद च, ये तालेबश या च वर्ग में से कुछ आया है? आया है। क्या आया है? ज आया है। तो फिर ये न के जगह पर क्या होगा? न्यो। क्यों? क्योंकि न तो वर्ग का कितने में अक्षर है? 5वें। 5वें अक्षर है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। तो संधि होगी कसायान जयति। कसायान जयति, उसका क्या हो गया यहां पर? कसायान जयति। उसी प्रकार यहां पर और उदाहरण यहां पर देखेंगे, जैसे कि अनृत्यद जनः। अनृत्यद जनः, यहां पर पद के अंत पे क्या है? तो वर्ग है। उसके बाद 6 में से कुछ आया है? आया है। क्या है? ज आया है। तो द का क्या हो जाएगा? तो द तीसरा अक्षर है, तो च वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे तो च छज, यानी क्या होगा? अनृत्यज जनः। अब इस प्रकार की संधि देखकर हमें लगता है कि ये अनृत्यज कौन सा रूप आया है, लेकिन अनृत्यज नहीं है। क्या है? अनृत्यद। और इससे भी आगे जाएं तो फिर वहां पर क्या समझना है? अनृत्यत। तो अब अनृत्यत हमें पता चल जाता है कि वो हस्तन अन्य पुरुष एक वचन का रूप है कि नहीं? तो ये अनृत्यत जनः था, उसी का क्या संधि होकर क्या हुए?
अनृत्यज जनः। उसी प्रकार नारायण श्रयति, तो ये नौ है, तो नौ के जगह क्या होगा य, अर्थात नारायण श्रयति। तो इस प्रकार का अर्थात त वर्ग जब तालवश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, च वर्ग होता है। अब दूसरा उसी प्रकार से एक है कि त वर्ग जब मूर्धन्य स या ट वर्ग के साथ जुड़े। इसके पहले क्या देखे थे कि त वर्ग किसके साथ जुड़ता था, तालवश या तो च वर्ग के साथ। अब यहां पर बताया जा रहा है कि त वर्ग जब मूर्धन्य स और ट वर्ग के साथ जुड़ता है तो यहां पर त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग होता है। उसी तरह जैसे त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता था, यहां पर क्या होगा, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग होगा। और अर्थात त के स्थान पर ट, सही है, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर अण होगा। यानी पहले त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता था, लेकिन अभी यहां पर मूर्धन्य स या ट वर्ग के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ट वर्ग होगा। उसी का उदाहरण यहां पर देखेंगे, जैसे कि यहां पर देखिए तत्टीकते, तत्टीकते, तो पद के अंत में त वर्ग है, क्या है पद के अंत में त वर्ग, यानी त खुद है। उसके बाद मूर्धन्य से या ट वर्ग, इन 6 में से कुछ आया है, ट आया है, तो फिर क्या होगा, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग, यानी कि इस त के जगह क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, तट्टिकते। उसी प्रकार राइट साइड में हम लोग देखे योषित ठकारः, योषित ठकारः, पद के अंत में त वर्ग है। उसके बाद मूर्धन्य से या ट वर्ग में से कुछ आया है, क्या है, ट वर्ग आया, ट वर्ग का कौन सा अक्षर, ठ आया है। तो लेकिन यहां पर इस ठ का चेंज नहीं करना है, किसका चेंज करना है, त का चेंज करना है। तो त वर्ग का प्रथम अक्षर है, अतः इसके स्थान पर क्या होगा, त वर्ग के स्थान पर ट होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रथम अक्षर है, इसलिए ट वर्ग का प्रथम अक्षर, यानी संधि क्या होगी, योषित ठकार। उसी प्रकार यहां पर दूसरा उदाहरण यहां पर देखे मृद डीयते, क्या है इसमें, मृद डीयते, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, यहां पर द, ये कितनावां अक्षर है, तीसरा है, तो इसका यहां पर क्या हो जाएगा, ड, अर्थात क्या होगा, मुड्डीयते। उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण आया है, उद प्लस डी धातु का रूप है, उद प्लस डी धातु का डये, ठीक है, वर्तमान का रूप डये होता है कि नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन डय आता है, या तो फिर अन्य पुरुष एक वचन का रूप ले ले डयते, आता है कि नहीं, उद प्लस डयते। तो यहां पर देखिए उसी प्रकार त वर्ग के बाद ट वर्ग आया है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगी संधि, उड्डयते, क्या होगा यहां पर, उड्डयते, उड्डयते, ये वर्तमान काल में है, क्या इसका अर्थ क्या होगा, उद प्लस डी धातु का अर्थ होता है उड़ना, यानी क्या होगा, उड़ता है। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे मरुत प्लस ढौकते, तो मरुद कितने में अक्षर है, तीसरा, तो द के स्थान पर ड होगा, यानी क्या होगा, मरुद ढौकते। उसी प्रकार यहां पर दूसरा दुस प्लस त, अब तक देख रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि त वर्ग आगे हो या पीछे हो, इसके लिए सब समान नियम है, क्योंकि इसके पूर्व में ऐसे तो नहीं बोला गया कि त वर्ग के बाद तालेवश मूर्धन्य स या ट आए, ऐसे बोला गया है, नहीं, नियम में क्या लिखा है कि त वर्ग जब मूर्धन्य स या ट वर्ग के साथ जुड़े, यानी आगे हो या पीछे हो, क्योंकि ये मूर्धन्य स और त वर्ग जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है,
वहीं त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग होता है। तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, इसलिए दुस प्लस त यानी क्या होगा, दुष्ट। उसी प्रकार यहां पर देखिए प्रतिस्प्लास्थानम क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठानम। तो ये जो है कि त वर्ग जब मूर्धन्य स या तो ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग होता है। उसी प्रकार आगे जाकर भी उदाहरण आएगा। प्र प्लस 20 धातु है, कौन सा है, 20, और उसमें एक तख्त प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, तख्त प्रत्यय। तब वहां पर एक नियम बोला गया कि अगर धातु के अंत में तालव्य हो तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। क्यों होता है वो सारे मध्यमा में देखेंगे। तो सबसे पहले ये तालव्य का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, और उसके बाद तो आए तो फिर इसका संधि क्या होगी, प्रविष्ट। ऐसे शब्द सुने हैं कि नहीं, सुना गया ना, प्रविष्ट। उसी प्रकार तो गुरुजी इसका कहने का मतलब ये है कि प्रविष्ट शब्द पहले ऐसा था और फिर ऐसा मिलता है इसकी संधि से। हाँ जी, ऐसे ये शब्द भी सुने हैं कि नहीं, उपविष्ट, उपविष्ट भी सुना गया। उप प्लस 20 धातु उसमें तख्त लगा है यानी उपविष्ट। ये तख्त क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में ही हम लोग देखेंगे जब क्रुदंत का पाठ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यानी यहां पर नियम में ये है कि त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग होता है। अब मूर्धन्य स आगे भी हो सकता है या तो पीछे भी हो सकता है, ट वर्ग आगे भी हो सकता है या तो पीछे भी हो सकता है, लेकिन नियम के अनुसार कि त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग होता है, ठीक है। अब तीसरा नियम जो एक उदाहरण देकर वहां पर बोले थे कि आधा ये संधि क्या हुआ है, ये संधि अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं हुआ है। तो उस संधि को संपूर्ण करने के लिए एक नियम यहां पर है कि पद के अंत में त वर्ग यानी पद के अंत में मिच्छा दुक्कड़म, उसके बाद वो नियम यहां पर बताएंगे उसके बाद। तो इसके पहले एक नियम देख लेते हैं कि त वर्ग जब ल के साथ जुड़े, किसके साथ, त वर्ग जब ल के साथ जुड़े तो त वर्ग के स्थान पर ल होता है, परंतु न के साथ जब ल जुड़े तब वहां पर अनुनासिक ल होता है। इसका मतलब यही है कि त प्लस ल, थ प्लस ल, द प्लस ल, ध प्लस ल। तब ये त वर्ग का ये चार जो है ना, इन चारों के जगह क्या हो जाएगा, ल ही होगा। यानी त के स्थान पर क्या होगा, ल, थ के स्थान पर ल, द के स्थान पर ल, ध के स्थान पर ल। लेकिन यहां पर बोला गया है कि अगर जब न के साथ जुड़े, किसके साथ, न के साथ जब ल जुड़े तब वहां पर न के स्थान पर क्या होगा, अनुनासिक ल। कैसे ल होगा, अनुनासिक, क्योंकि तीन ही ऐसे व्यंजन हैं जिसे हम अनुनासिक बना सकते हैं। कौन सा, य, हाँ, य, ल और व, इन तीनों के ऊपर अनुस्वार लगाकर क्या बना सकते हैं, व्यंजन अनुनासिक, बाकी कोई नहीं। तो यही है कि त वर्ग जब ल के साथ या त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के स्थान पर ल होता है, परंतु जब न के बाद अगर ल आए तो उसका क्या हो जाता है, अनुनासिक ल हो जाता है। अनुनासिक ल यानी चंद्र बिंदु वाला ल होता है। उदाहरण के स्वरूप में यहां पर देखेंगे, रामात लक्ष्मण, A75। अगर बात हो गई तो फिर आगे हम क्लास चालू करें।
आपके एक आवाज से यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी को अंतराय का यानी विघ्न करने का पाप आपको लग सकता है। मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार की कोई भी ऐसे कार्य ना करें। अगर बातें करना आवश्यक है तो म्यूट करके कर लें। ऐसा तो अभ्यास के समय इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभ्यास से ज्यादा महत्व अगर वहां पर बात की है तो फिर वहां पर म्यूट कर लीजिए और फिर बातें करें ताकि अन्य किसी को अंतराय न हो। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामात लक्ष्मण, तो रामात लक्ष्मण, तो देखिए तो के बाद लॉ आया है कि नहीं आया है, तो के स्थान पर लॉ होगा। संधि क्या होगी? रामा लक्ष्मण। अब इस प्रकार का जब संधि आए तब तब मन में उहापोह नहीं होना चाहिए, यहां पर शंका नहीं होना चाहिए कि ये रामाल कौन सा रूप है, इसके संधि क्या करेंगे। तब ये नियम याद आना चाहिए कि तो के बाद लॉ आया है, इसलिए तो का क्या हुआ है? लॉ हुआ है। एक्चुअल है क्या? रामात लक्ष्मण। उसी प्रकार दूसरा योसिद लुब्ध, योसिद लुब्ध, इसमें भी तो यानी तो वर्ग, यानी तो वर्ग में यानी तो का ये कौन सा है? दो है, तो भी इस दो के जगह पे लॉ होगा। क्या होगा? योसिल लुब्ध। उसी प्रकार धौ का उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे कि क्षुद्ध लुप्त, तो क्षुद्ध लुप्त यहां पर है तो यहां भी धौ के जगह लॉ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? क्षुल्लुप्त। त थ द ध। अब नौ का उदाहरण देखते हैं। राजन ललनाम, तो राजन यानी नौ के बाद लॉ आया है, आया है, इसीलिए क्या होगा? नौ के स्थान पर अनुनासिक लॉ, ये चंद्र बिंदु यहां पर आएगा। हाँ ध्यान रखना। लेकिन ये क्या है कि ये फॉन्ट के मिस्टेक के कारण यहां पर लिखा गया, एक्चुअल आएगा कहाँ? ये आधा लॉ जो है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, यानी क्या होगा? राजन ललनाम। यानी त वर्ग जब लॉ के साथ जुड़े, यानी या तो त वर्ग के बाद अगर लॉ आए तो त वर्ग के स्थान पर लॉ होता है, परंतु 9 के बाद अगर लॉ आए तो वहां पर क्या समझना है? 9 के स्थान पर अनुनासिक लॉ होता है। ये एक संधि का नियम है। हाँ जी, A80 बोलिए, क्या प्रश्न है? जब अनुनासिक आता है तब तो क्लियर हो जाता है कि हाँ हमें हलंत न लिखना है, और बाकी सब पे तो एक जैसा है तो हमें शब्द याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे योशित आएगा, योशित तो नहीं आएगा, शुद्ध वहाँ पे था शब्द, तो वहाँ पे मतलब वो क्या है? त वर्ग है कि नहीं? तो उसके पूर्व में अगर संधि विच्छेद करना हो तो योसित, योसिद कुछ भी कहिए, एक्चुअली योसित ही था, एक्चुअल तो ही था, तो का ही द हुआ है। क्यों? क्योंकि पद के अंत में धुट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन आता है। ज्यादातर जहां जहां तीसरा व्यंजन वाला है तो उसका मूल रूप से देखा जाए तो वो क्या है कि ये ज्यादातर प्रायः, ये नियम नहीं बना देना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द आएगा जैसे कि मूल शब्द से ही द है तो उसका द ही रखना है। जैसे मृद, ये क्या है? ये मूल शब्द से द है तो इसका ये द का तो नहीं करना है। तो क्यों? इसलिए यहां पर प्रायः करके लगभग जितने भी ऐसे द वाला हो तो उसके वहां पर क्या समझना है? वहां पर प्रायः करके प्रथम अक्षर का ही उसका मूल में होता है, लेकिन वो नियम से वो क्या हो, यहाँ पर क्या हो चुका है? तीसरा अक्षर हो चुका है प्रायः। हाँ, फिर इसको ये नियम के अनुसार बैठा ही नहीं देना है कि ये द हो तो उसका प्रथम अक्षर यानी तो ही होगा, ग हो तो क ही होगा, ऐसे नहीं, लेकिन प्रायः करके। हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो मूल रूप से तीसरा अक्षर वाला भी होता है। राजन का के पाठ में जो शब्द लिखा हुआ था ना, रेफरेंस है राजन ललनाम, इसके रेफरेंस है, नहीं उसके रेफरेंस सब वाला जो शब्द था ना पहले वाला, क्षुध लुप्त। अब ये अब तो शुल्लुप्त, हाँ शुल्लुप्त शब्द लिखा हुआ है पूरा, हमको बोले सभी चेक करना है। हाँ, तो ये दोनों आएगा कि हमको भी ये सब याद है ना कि ऐसे इसका
हाँ उसके लिए, हाँ सही है, सही है। यहाँ पर चौथा अक्षर है तो उसको क्या समझना है, तो उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, प्रथमा पूर्ण होने दीजिए, मध्यमा में प्रवेश होने दीजिए, थोड़ा पाठ जाने के बाद, मध्यमा के जाने के बाद वहां पर आता है। लेकिन गुरुजी अभी क्या जारी है? अभी के लिए ये नियम याद रखना है, क्षुद्ध ही याद रखना है, क्षुद्ध, क्षुद्ध यानी क्षुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि भूख। ये सारे एक एक शब्द का यहाँ पर क्या बोला जाता है उसको, थोड़ा याद रख लीजिएगा, और कुछ नहीं अभी के लिए, क्योंकि एक साथ वो सारे समझाया जाए तो फिर ये करूँ या तो ये करूँ, ये करूँ या तो ये करूँ, इसीलिए अभी कुछ यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार ही चले, जो दिया गया है उसको ही अभी याद रखिए। चलिए, उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर उदाहरण, वृक्षान लता। तो वृक्षान लता पद के अंत में क्या है, नौ है कि नहीं है, ये यानी, और उसके बाद लॉ आया है तो फिर यहाँ भी क्या होगा, नौ के स्थान पर लॉ हो जाएगा, अर्थात वृक्षलता। इस प्रकार से करना है। हाँ अनुसार यहाँ पर गलत मतलब वो फॉन्ट के कारण नहीं, ये आधा लॉ के ऊपर होगा। अब जो आधा जो एक नियम जो छोड़ा गया था उस नियम को फिर से यहाँ पर एक बार देखेंगे, और वो नियम ये है कि पद के अंत में प्रथम अक्षर हो। अब प्रथम अक्षर बोलने से क्या पकड़ना है, तो पद के अंत में प्रथम अक्षर मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर। जब भी बोला जाए कि पद के अंत में प्रथम अक्षर हो अर्थात किसका, तो वर्ग का प्रथम अक्षर। तो वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग है। कौन से, कचट तपा वर्गाः, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों के प्रथम अक्षर जो कि अभी बोले क, च, ट, त और प, तो ये कहाँ होना चाहिए, पद के अंत में। तो पद के अंत में प्रथम अक्षर हो और उसके बाद अगर तालव्य आता हो, क्या आता है उसके बाद, अगर तालव्य आए तो, और तालव्य के बाद अधूट वर्ण हो, अधूट व्यंजन नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, अधूट वर्ण। तो अधूट वर्ण जब बोला जाए तब धूट व्यंजन यानी कुल वर्ण माइनस धूट व्यंजन बराबर अधूट वर्ण। कुल व्यंजन कितने हैं, यानी मिच्छन क्रम, कुल अक्षर, कुल व्यंजन नहीं, कुल अक्षर 47 माइनस धूट व्यंजन, धूट व्यंजन कितने, 24, 24 धूट व्यंजन है, उसको माइनस करेंगे तो फिर कितनी संख्या आएगी, 23। 23 जो आने वाला है वो क्या है, वह अधूट वर्ण। इसमें क्या है, इसमें 14 स्वर और 9 व्यंजन। कौन सा, तो 14 स्वर पूरा के पूरा स्वर अधूट वर्ण है, और 9 व्यंजन, 9 व्यंजन कौन से, वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था, वर्ग के 5वें अक्षर, यानी 5 वर्ग है, हर एक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी ग य न म और अंतस्था अर्थात य र ल व, ये 9 व्यंजन, व्यंजन में 9 और स्वर संपूर्ण, इसे क्या बोला जाता है, अधूट वर्ण। यानी तालव्य के बाद भी एक देखना है कि तालव्य के बाद भी अगर अधूट वर्ण हो, अगर उसके बाद भी अधूट वर्ण हो तो फिर क्या होता है कि ये तालव्य का 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, तालव्य का 6 होता है। ठीक है, अब देखिए फिर से कि पद के अंत में क्या होना चाहिए, पद के अंत में प्रथम अक्षर, उसके बाद क्या आना चाहिए, तालव्य, तालव्य के बाद भी क्या होना चाहिए, अधूट वर्ण। तो देखिए इसके पहले हम चलते हैं यहां तक, जहां छोड़े थे वहीं से पकड़ते हैं, और अक्षच यहां छोड़े थे, सीलम। ठीक है, तो देखिए चौ क्या है, वर्ग के प्रथम अक्षर है कि नहीं, उसके बाद तालव्य आया है,
तालवश के बाद अधुड वर्ण है क्या है? स्वर आया है। स्वर कौन सा? दीर्घ ई स्वर है, तो तालवश का क्या होगा? छ छ होगा। अर्थात पूरी संधि यहां पर संपूर्ण संधि अब क्या होगी? आरक्षच्छीलम आरक्षच्छीलम। संपूर्ण संधि क्या है यहां पर? आरक्षच छीलम। तालवश का क्या हो यहां पर? क्या हो चुका है? छ हो चुका है। उसी प्रकार का उदाहरण कुछ यहां पर देखेंगे कि पद के अंत में प्रथम अक्षर हो, वाक श्रीयते, तो वाक श्रीयते, तो ये क क्या है? प्रथम अक्षर है। उसके बाद तालवश आया है क्योंकि स्र यानी तालवश, तालवश प्लस र यानी स्र प्लस दीर्घ ई। तो यहां पर देखिए कि पद के अंत में प्रथम अक्षर, उसके बाद तालवश है, उसके बाद तुरंत क्या अधुड वर्ण है क्या है? र। तो र किस में आता है? अंतस्था में आता है कि नहीं? व्यंजन में अंतस्था, क्योंकि पांचवा अक्षर और अंतस्था, ये जो है कि ये क्या है? व्यंजन में है, तो ये र ये अधुड वर्ण है, इसीलिए ये तालवश का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। तालवश के स्थान पर छ करेंगे, इसलिए क्या है? छ और र यानी श्री, इसीलिए संधि क्या होगी? वाक श्रीयते। क्या होगी यहां पर संधि? वाक श्रीयते। उसी प्रकार दूसरा यहां पर आच शक्ति, तो देखिए आच शक्ति, तो इसमें भी क्या पद के अंत में प्रथम अक्षर है? उसके बाद तालवश आया है, उसके बाद अधुड वर्ण है। कौन सा अधुड वर्ण है? अ स्वर है, यानी क्या होगी संधि? अशक्ति। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे सम्राट साम्यति, सम्राट यानी ये क्या है कि पद के अंत में प्रथम अक्षर है, उसके बाद तालवश आया है, तालवश के बाद अधुड वर्ण है, तो इसका छ हो जाएगा, यानी सम्राट छाम्यति, सम्राट छाम्यति। उसी प्रकार यहां पर देखिए शरत शशि, तो शरत शशि का शरत शशि क्यों? तो इसका पहले नियम वाला हमें याद रखना है। कौन सा? कि पद के अंत में त वर्ग के पद के अंत में त वर्ग हो, यानी ये मिच्छा त वर्ग जब तालवश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है, इसीलिए त को प्रथम क्या करना है? च करना है, और इस नियम से च प्रथम अक्षर है, उसके बाद तालवश करेंगे तो ये तालवश का क्या होगा? छ होगा। अब प्रश्न आता है ऐसे कि ये तो भी तो प्रथम अक्षर ही है ना, ये तो भी तो प्रथम अक्षर है, लेकिन उस समय संधि करेंगे तो संधि क्या होगी? उस समय की संधि सरच्छसी, जो कि इस प्रकार का शब्द है ही नहीं। और शब्द किसमें होती है? संधि किसकी होती है? सार्थक शब्दों के बीच संधि होती है। किसकी? सार्थक। तो सरच्छसी इसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसका यहां पर च हुआ है, तो क्यों? तो फिर च ही क्यों करना है? क्योंकि ये त वर्ग वाला ये नियम जो है उसके लिए स्पेशल नियम है कि त वर्ग जब तालवश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग करना है, तो ये मात्र एक त वर्ग के लिए है, इसलिए त का सर्वप्रथम क्या करना है? च करना है, और उसके बाद इस नियम से तालवश का छ करना है, जिस कारण इसका ये क्या होगा? सरच्छसी है क्या? शरत शशि यानी शरत ऋतु के चंद्रमा। आगे उसी प्रकार द्विट क्षति, तो ये प्रथम अक्षर, उसके बाद तालवश, उसके बाद अधुट वर्ण यानी य अधुट वर्ण है, यानी क्या होगा? दिट क्षति। उसी प्रकार मृत शीतला, तो फिर से एक बार तो आया है, तो के जगह क्या होगा? च, उसके बाद ये संधि क्या होगी? मृत शीतला। उसी प्रकार इधर देखें भूभुक शरणम, तो पद के अंत में प्रथम अक्षर है, तो है, उसके बाद क्या है? ये पद के अंत में प्रथम अक्षर के बाद तालवश आया है, ये नियम से क्या हो जाएगा? भुभुक क्षरणम। उसके बाद ककोप श्लाघा, तो इसका फिर से अगर प, तो प क्या है? ये प प्रथम अक्षर है कि नहीं? तो है,
उसके बाद तालबश आए तो छ हो जाएगा, यानी क्या होगा, ककुप छलाघा। इस प्रकार ये उस और एक संधि यहां पर देख लें कि योषित श्वेता, क्या है, योषित श्वेता, तो का फिर से तालबश च करना है, यानी क्या हो जाएगा, योषित श्वेता। यानी पद के अंत में प्रथम अक्षर हो, उसके बाद तालवश आता हो, और तालवश के बाद भी अधूढ़ वर्ण आता हो, तो फिर तालवश का क्या होता है, छ होता है। ये 4 नियम जो है, ये संधि के 4 या 5 नियम, इसको याद रखना है। संधि के नियम जब जब आएगा, जब जब हमारे प्रयोग में आएगा, तब तक हम लोग उपयोग रखकर उस संधि का नियम आदि भी करेंगे। इस पाठ में इस तरह के संधि बहुत सारे आएंगे। उसके पहले यहाँ पर शब्द का अर्थ जो है, ये सारे शब्द का अर्थ देखकर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाक्यानुवाद करेंगे। चलिए, नमो नमो। कल तो ऐसे शनिवार है और प्रतिक्रमण है। आप सब में से कोई अगर कोई एक जन पुनरावर्तन कराएंगे तो वो बोलिए। देखिए, एक बात है कि जो बोलते, ऐसे भी कहा जाता है, किसका ज्यादा बिकता किसका है, जो बोलता है उसका बिकता है, या तो जो देखता है वो बिकता है, ठीक है। हाँ, तो उसी प्रकार यहां भी है। अगर आप कराने के लिए आगे अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे 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 वो क्षयोपशम के कारण वो आगे बढ़ते ही जाएगा। यानी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। इतने जन है, किसी के कोई ना कोई एक तो भूल तो पकड़े, इधर पकड़ेंगे ही। उस समय कोई भूल अगर ना ये हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में सुधार लेना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूल करते हुए हमें करना ही नहीं है। जैसे कि सबसे पहले भी एक दिन मैंने बोला था कि एक हंस था, वो हंस क्या करता था, एक तो छोटा सा एक बच्चा सा हंस था, वो अपने माताएं के साथ कहाँ, ऐसे तालाब में जाते, सरोवर में जाते थे, और सरोवर के किनारे जाकर वो बैठ जाता था। वो अपने बाकी सारे हंस को देखते रहता था, लेकिन वो मन में सोचता था कि नहीं, मुझे सरोवर में नीचे नहीं उतरना है। क्यों? अगर मैं सरोवर में उतरा और फिर मर गया तो, अगर मर गया तो जब तक वो नहीं उतरा तब तक वो क्या तैरने के लिए सीख गया था? नहीं। एक दिन वो हंस के टोली क्या किए, उसको आगे रखे, और आगे रखने के बाद पीछे से उसे ढकेला। जैसे ढकेला, उसके बाद ऑटोमेटिकली जब कोई किसी का शरण नहीं होता है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, वो अपना प्रयत्न करने लगते हैं। उसी प्रकार वो प्रयत्न करने लगे। क्या प्रयत्न क्या करने लगे? हाथ पैर हिलाने लगे और तैरने से सीख गए। कब सीखे? हाथ पैर हिलाए तब ना, प्रयत्न किए तब ना। अगर मन में यही सोचेंगे अगर मेरा गलती हो जाए तो, गलती हो जाए तो, गलती हो जाए तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। गलती कीजिए। ऐसे पंडित जी के हिसाब से नहीं, हम सब क्या है, अभी हम सब के पास केवल ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान ही है। सिर्फ एक बिंदु मात्र के ज्ञान, इधर ज्ञान है। तो उसी में अगर हम प्रयत्न करेंगे तो धीरे 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 वो जरूर हम सीख पाएंगे। अगर करेंगे ही नहीं कुछ तो फिर कुछ नहीं होगा। एक बात यह है कि अभ्यास कराने से, पुनरावर्तन कराने से अन्य का ज्ञान की वृद्धि हो कि ना हो, लेकिन खुद के जो कराते हैं उसका जरूर ये क्षयोपशम या तो उसके ज्ञान में जरूर वृद्धि होती है। वो तो मैं मानती हूँ गुरुजी कि ज्ञानावरण कब पढ़ाने से ज्यादा। हाँ, वो तो है, और वो तो ज्ञानावरण कर्म के हिसाब से है। इसी प्रकार अभ्यास में भी अगर पुनरावर्तन करते रहेंगे, दूसरे किसी का अगर उसका पक्का हुआ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना जरूर पक्का हो जाएगा। इसलिए अगर कोई हो, हाँ बोलिए। ए कितना, A81 क्या प्रश्न है? गुरुजी एक प्रश्न था। गुरुजी तीनों बुक आएगी अभी कोर्स में। हाँ, तो गुरुजी कुछ ऐसा हो कि किस तरीके से पढ़े, क्योंकि गुरुजी बहुत ज्यादा लेंथी कोर्स होता जा रहा है और कठिन तो पड़ती है गुरुजी, चाहे मेहनत करते हैं तो भी कठिन तो पड़ती है। तो गुरुजी कुछ ऐसा हो कि हम ये चीजें
पीछे पहले कर ले, कुछ भी। देखिए, संस्कृत वस्तु या तो हमारे जैन धर्म की एक वस्तु हैं जो एक बार पढ़ गए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, प्रथम नंबर बात यह है कि उसको भूलना नहीं चाहिए। तो उसको हमेशा याद कैसे रखें? पुनरावर्तन। अगर पुनरावर्तन करते रहेंगे तो उसको याद रखेगा। और एक चीज और एक बड़ी एक बात है कि ये सब याद रखने के लिए इतना जो कि मेरा उदाहरण लीजिए, आप लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं कि ऐसे तो मुख में ऐसे चलते ही रहते हैं, उसके हिसाब से नहीं। जब भी याद करें तो उसको क्या कहें? समझन पूर्वक कर याद कीजिए। कोई भी संधि आ रही है तो क्यों ये नियम लगा, क्यों नहीं लगा, इसका 2-5 पाठ हम पहले पाठ से बोलते आ रहे हैं कि 2-5 पाठ इस तरह से संधि का कौन सा नियम लगा, क्यों नहीं लगा, उस नियम को बोलते जाइए। जैसे जैसे 2-5 पाठ तक जैसे बोलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाय हार्ट हो ही जाएगा, अर्थात वो स्मरण में आ ही जाएगा। बाकी बाद में कितने भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा के पूरा सिर्फ इतना है, एक क्रियापद है, दूसरा संधि है और तीसरा समास है, और संस्कृत में और कुछ नहीं है। ये तीन अगर सीख गए तो सब कुछ आ गया। गुरुजी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक ही सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट में गुरुजी और भी सब सब्जेक्ट है तो गुरुजी बहुत ज्यादा हो जाता है। सही बात है। वो तो एक है। हमें हमेशा किसका उदाहरण लेना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, उससे अगर उतना दूर तक जाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तो कम से कम हम लोग तो जो पहले पढ़ चुके हैं उसका उदाहरण ले लीजिए, स्कूल वाला उदाहरण ले लीजिए। स्कूल वाला उदाहरण में कितने कितने यहाँ पर विषय हो, 7-7 विषय, 8-8 विषय होता था कि नहीं? हाँ जी, उसमें 7-7 विषय, 8-8 विषय। यहाँ उसके हिसाब से सोचिए 3 या 4 ही विषय है। हाँ सही है, हाँ सही। इसलिए तो पूरा दिन में सिर्फ तीन ही ऐसे तो देखा जाए कि 3 या 4 ही क्लास रहता है, मुख्य 3 ही क्लास है। एक सूत्रार्थ का, एक तत्वज्ञान का, और एक ऐसे संस्कृत का। बाकी सूत्र और काव्य वो तो ऐसे, सूत्र और काव्य तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका सूत्र हो चुका है। क्या पंचपत्ति क्रम सूत्र यहाँ पर नहीं किए हैं? हाँ सही बात है, सही बात। ओके 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 ओके। क्या मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए, इनमें से आर्ट्स किसने लिया था? कॉलेज में आर्ट्स लिया था, आर्ट्स करके आर्ट्स के लाइन में गए हैं, वो कौन है? ओके ओके। आर्ट्स में भी, अब देखिए, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स लिया हो या तो हिस्ट्री लिया हो, ऐसे कौन है? ठीक है, अगर हिस्ट्री लिए हो तो हिस्ट्री में कितना पेज का आता था? अगर कॉलेज के दिन को याद कीजिए जब डिग्री कर रहे थे, यानी एक ही प्रश्न का लगभग 10-10 पेज देकर हम जवाब लिखते थे। इकोनॉमिक्स लिए होंगे तो इकोनॉमिक्स में भी वही हाल था कि इस अर्थशास्त्रियों के मत के अनुसार क्या है, इस अर्थशास्त्रियों के मत के अनुसार क्या है, वो भी। या तो कॉमर्स वाले जब वहां पर करते थे, कॉमर्स वाले, उसमें भी एक का कितना, एक का 2-5 पेज होता था कि नहीं होता था? यानी बैलेंस बनाते हुए जब लास्ट वाला बैलेंस बनाते तब तो 5-7 पेज भी होता था कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है, तो वो हम अगर याद करेंगे ना, वो अगर हम याद करेंगे तो उसके सामने ये तो सामान्य ही लगेगा। तो ये क्या है कि वो देखिए, एक चीज है और एक बात है कि धन धान्य संपत्ति आदि अगर किसी को दिया जाए तो वो घटता ही है, घटता है कि नहीं? वो घटता है, ठीक है।
लेकिन ज्ञान किसी के साथ अगर बांटा जाए ना तो वो कभी घटता नहीं, तब दोनों तरफ बढ़ती है, दोनों तरफ उस समय वृद्धि होती है। लेकिन और अन्य कोई वस्तु आदि हो तो फिर एक के पास हीन यानी एक के पास कम होगा, एक के पास ज्यादा होगा। लेकिन ज्ञान की वृद्धि यानी जब भी ये पुनरावर्तन आदि करे तब ज्ञान की वृद्धि में क्या होगा, अगर दोनों के पास कुछ कुछ ऐसे शेयरिंग किए तो दोनों में वहां पर समानता और वृद्धि के आएगी। हाँ जी, इसलिए अगर कल कोई चाहते हैं कि पुनरावर्तन कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे से मैं रहूंगा साथ में, कोई बात नहीं। हाँ, वो मीटिंग जनरल ऐसे मीटिंग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से एक बार नहीं मिले हम सारे के सारे जितने ई पाठशाला के विद्यार्थी, सिर्फ ऐसे ओजेआई के नहीं है, सारे के जो भी पढ़ते हैं कि जो इसमें इस अध्यापक योजना में है भी नहीं है, उन सब से मुलाकात करना है, थोड़ा सा आगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में ही मीटिंग है। गुरुजी हाँ जी, गुरुजी एग्जाम्स की डेट नहीं पता। एग्जाम का डेट आ जाएगा आप लोग का जो एग्जाम है उसके बाद ही एग्जाम है। फरवरी में कोई एग्जाम नहीं है, मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है, जी गुरुजी। मार्च में एग्जाम होगा। हाँ जी बोलिए। गुरुजी एक और एक रिक्वेस्ट थी। कल सिलेबस मेरा भेजा ऐसा है कि मैं प्लान पर्सन हूँ, तो मुझे हर वीक का प्लान बनाना होता है और तभी मैं मतलब उसके मुताबिक चल सकती हूँ। मेरे पास ठीक है सिलेबस ये मतलब इस सत्र का सिलेबस भेज देंगे, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके चलिए, नमो नमः, प्रणाम।